प्रभात बच्चों, डीएसएस ऑनलाइन हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देव द्वारा रचित दूसरे पद का भावार्थ समझेंगे। इसका भावार्थ देखिए, इस भावार्थ में इसका संदर्भ जो है पहले जैसा ही रहेगा, पहला जो संदर्भ बताए हैं वैसा ही रहेगा, लेकिन शीर्षक जो है वो अलग रहेगा, थोड़ा सा शीर्षक में अंतर रहेगा। देखिए इसका शीर्षक हम लोग कैसे लिखेंगे, संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के रीतकालीन कवि देव द्वारा रचित कवित छंद से अवतरित है। इससे पहले हम लोग देव द्वारा रचित सवैया छंद का भावार्थ समझे हैं। आज हम लोग कवित छंद का जो है भावार्थ समझेंगे। इसका प्रसंग ये रहेगा कि यहाँ कवि जो हैं वो बसंत ऋतु का वर्णन करते हैं। तो बसंत ऋतु को एक बालक के रूप में वर्णन किए हैं। यहाँ कवि ने ये बताया है प्रकृति के साथ कवि का बहुत ही रागात्मक संबंध है। प्रकृति जो है कवि को बहुत ही प्रिय लगती है, इसलिए प्रकृति के साथ उनका कैसा संबंध है ये दिखाने की कोशिश किया है। यहाँ कवि बसंत ऋतु का एक बालक के रूप में वर्णन किया है। अब देखिए इसका भावार्थ या व्याख्या। जो बसंत ऋतु है वो शिशिर ऋतु के बाद आता है। शिशिर ऋतु ठंडे जाड़े के मौसम में आता है। तो शिशिर ऋतु में जो है वो रातें जो हैं बड़ी होती हैं और दिन जो है छोटा होता है, और शिशिर ऋतु के बाद बसंत ऋतु का आगमन होता है। तो बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है, ऋतुओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि बसंत ऋतु जो है सभी ऋतुओं से सुहावनी और लुभावनी होती है, सबका मन मोहने वाली होती है, सबको प्रिय लगती है। तो वातावरण में भी बसंत ऋतु में बहुत ही परिवर्तन दिखाई देता है। देखिए भावार्थ कैसे लिखेंगे। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे पवन झूलावे के की देव कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे मदन महीप जुको बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। यहाँ कवि का कहने का भाव यह है कि बसंत ऋतु में पेड़ जो है एकदम हरे भरे हो जाते हैं। पेड़ में नए नए कोपले पल्लव पत्ते आ जाते हैं और पूरा पेड़ जो है हरा भरा दिखाई देने लगता है। तो डार का अर्थ होता है डाली, ध्रुव मतलब पेड़, पलना बच्चे जिसमें झूला झूलते हैं, बिछौना जैसे बिस्तर लगाया जाता है वो बिछौना, नव पल्लव के। यहाँ कब ये कह रहे हैं कि बसंत ऋतु का जब आगमन होता है तो पेड़ पर इतने अधिक पत्ते हरे भरे दिखाई देते हैं कि ऐसा लगता है कि वृक्षों की डालियाँ पलना बन गई हैं और नए पल्लव और पत्ते कोमल बिछौना बने हुए हैं। उस बसंत ऋतु बालक के सुलाने के लिए, बसंत ऋतु बालक जो है उसको सुलाने के लिए जो पेड़ की पल्लव हैं, कोमल पत्ते जो हैं वो बिछौना हैं। और पवन झूलावे नहीं सुमन झिंगोला सो है तन छवि भारी दे पवन झूलावे के की कीर आवे दे। अब देखिए पेड़ों पे फूल इतने लदे हुए हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चा ढीला ढाला वस्त्र जो है झबला, बच्चे को झबला पहनाया जाता है, ऐसे ही उस बसंत ऋतु बालक का जो झबला है वो फूलों का है। फूल रूपी झबला
पहना है और उस झबले से बसंत ऋतु रूपी बालक का शरीर जो है अत्यंत सुशोभित हो रहा है, उसकी छवि जो है अत्यंत बढ़ गई है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। पवन झूलावे केकी कीर बतावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। अब देखिए बालक जो है, बालक को बहलाने फुसलाने के लिए घर के लोग, घर की औरतें जो भी हो, वो बहलाता फुसलाता है। ऐसे ही यहाँ बसंत ऋतु बालक को कौन बहला फुसला रहा है, कौन उनको झूला झूला रहा है। तो पवन, पेड़ों पे जब हवा चलता है तो पेड़ के पत्ते झूलने लगते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हवा जो है वो बसंत ऋतु बालक को झूला रहा है। और केकी का अर्थ होता है मोर, कीर का अर्थ होता है तोता। और उस बसंत ऋतु बालक से बात करने के लिए मोर और तोता जो है उनसे बातें कर रहे हैं, और कोयल जो है उनको अपने मीठी मीठी बातों से उस बसंत ऋतु बालक को हाथ से ताली बजा बजा कर बहला फुसला रही है, खिला रही है। और पूरित परागसो उतारो करे राई नोन, कंज कलिनाई का लतान सिर सारी दे। अब देखिए पेड़ों पे इतने नए नए कोमल पत्ते निकल गए हैं, पुष्प भी खूब ज़्यादा लगे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कमल की कली रूपी नायिका, अर्थात लताएं इतनी फैली हुई हैं कि कमल की कली रूपी नायिका जो है लता रूपी साड़ी को पहनकर, जैसे नायिका का अर्थ होता है कोई युवती, तो ये युवती जो है लता रूपी साड़ी पहने हुई है और उस अपने पराग के कड़ों से, जैसे कोई बच्चा बहुत ही सुंदर लगता है तो लोग कहते हैं उसको नज़र लग गई है, तो ऐसे ही ये बसंत ऋतु रूपी बालक जो है वो नए नए कोमल बिछौना पे सोया हुआ है, सुंदर फूलों का झबला पहना हुआ है और इतना सुंदर लग रहा है कि जैसे उसको किसी की नज़र न लगे। ऐसे ये कमल की कली रूपी नायिका जो है लता रूपी साड़ी पहन करके और अपने पराग के कड़ों से परिपूर्ण होकर, अपने पराग के कड़ों द्वारा उस बसंत ऋतु रूपी बालक को जैसे नमक और सरसों से नज़र उतारा जाता है, ऐसे ही उसके नज़र उतार रही हैं। और मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। और यहाँ गुलाब जो है, गुलाब के फूल भी खूब खिले हुए हैं। सुबह उठने पे चारों तरफ गुलाब की महक से वातावरण महकता रहता है। तो ऐसे कवि कह रहे हैं कि जो मदन महीप जू, ये बसंत ऋतु जो है वो कामदेव के बालक हैं। तो राजा कामदेव के बालक जो हैं बसंत, उनको उषा काल में गुलाब जो है चुटकी बजा बजा कर जगा रही है। अर्थात बालक जब सो जाता है तो सुबह उसको कोई न कोई जगाता है। ऐसे ही सुबह उठने पर गुलाब के पुष्प इतने खिले हुए हैं कि गुलाब के फूलों को देखकर ऐसा लग रहा है कि उस बसंत ऋतु रूपी बालक को गुलाब चुटकी बजा बजा कर जगा रहा है। अब देखिए व्याख्या के बाद इसका भाव सौंदर्य या विशेष, इसमें भाव सौंदर्य में यह रहेगा कि यहाँ कवि ने बसंत ऋतु के आरंभिक काल को छोटे बालक के रूप में वर्णित किया है और उसको सजाने के लिए प्राकृतिक उपमानों के द्वारा उसे उसके सौंदर्य को बढ़ाया है। और देखिए इसमें यहाँ कवि जो है, कवि का प्रकृति के साथ कितना रागात्मक संबंध है इसको दिखाया है। और यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, क्योंकि प्रकृति में मानव के हाव भाव को देखना, मानव की विशेषताओं को देखना ही मानवीकरण कहा जाता है। तो यहाँ प्रकृति को बालक के रूप में बताया गया है, प्रकृति को मनुष्य के हाव भाव के द्वारा दिखाया गया है, पंछियों को मनुष्य की भांति
बालक को बहलाना फुसलाना आदि का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ ये दिखाया गया है कि कवि का प्रकृति से कितना रागात्मक संबंध है और अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है। इसमें कवित छंद का प्रयोग किया गया है और भाषा इसका माधुर्य गुण से संपन्न ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। कवित छंद जो है ये भी वर्णिक छंद है और देखिए कवित छंद जो है वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के 16वें या फिर 15वें वर्ण पर यति रहती है। अब आपका यह भावार्थ जो है समाप्त होता है। इसको पढ़िए समझिए, जहाँ समझ में न आ रहा हो फिर लाइव क्लास में पूछिए हमसे।